नमस्कार बच्चों, थर्मोकेमिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था थर्मोकेमिस्ट्री में। तो हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देखा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, स्टैंडर्ड कंडीशन, पर मोल ऑफ रिएक्शन। हमने ये सारी बातें समझी। आइए आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं बेटा जो कि किसी रिएक्शन में इवॉल्व या एब्जॉर्ब होने वाले हीट को इफेक्ट करते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहला फैक्टर, अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज अ वेरी इजी फैक्टर जो कि आप समझ सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिखा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस फॉर्मिंग H2O गैस। मान लेते हैं बेटा कि इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है बेटा -x किलो कैलोरी पर मोल। तो अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, मतलब रिएक्टेंट की अमाउंट अगर डबल कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी, किलो कैलोरी पर मोल। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, क्या अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, क्या R गोज टू P, अगर इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बेटा कितना है, मान लो है x। इसको सपोज करो मैंने क्या किया, A से मल्टीप्लाई किया और B से डिवाइड कर दिया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, A से मल्टीप्लाई हो जाएगी और B से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब जिस नंबर से रिएक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, उसी नंबर से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगी। दैट इज नॉट अ बिग डील। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है बेटा, वेरी गुड। सेकेंड फैक्टर, सेकेंड फैक्टर जो कि हीट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है बेटा, वो है क्या, रिएक्शन कंडीशन। वो क्या है, रिएक्शन कंडीशन। ठीक है ना? अच्छा, अब इस रिएक्शन कंडीशन में क्या होगी, समझो बेटा। आपने पढ़ा है, इफ द रिएक्शन occurs at constant temperature and pressure, तब जो हीट चेंज होता है, तब जो हीट चेंज होता है जिसको हम क्यूपी बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं कि नहीं, बताओ। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज। और अगर हीट चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे हो रहा है, तब जो हीट चेंज होता है उसको इंटरनल एनर्जी चेंज बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि नहीं, कि हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और आपको ये बात पता है कि दोनों आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। हालांकि ये बात ध्यान देनी है, ये फॉर्मूला आप कब लगाते हो, ये फॉर्मूला आप तब लगाते हो when the chemical reaction involves ideal gas। केमिकल रिएक्शन में जब आइडियल गैस इन्वॉल्व होता है तब ये लगाते हो, है ना। द केमिकल रिएक्शन शुड हैव आइडियल गैस, और ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते भी हैं। अच्छा, हालांकि मैक्सिमम केस में आप जो रिएक्शंस देखोगे उसमें रिएक्शन के बगल में क्या यूज करता है, डेल्टा एच को यूज करता है, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शंस तो आप ओपन कंडीशन में करते हो, और ओपन कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम हीट नापते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज। तो अगर किसी रिएक्शन में इन जनरल लिखा है हीट चेंज, तो उसको क्या मानोगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी का चेंज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बताइए। ठीक है बेटा, थर्ड कंडीशन,
फिजिकल स्टेट of reactant and product। अब ये लॉजिकल है, मैं समझाता हूं आपको। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं बेटा, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस फॉर्म्स H2O लिक्विड, पहली रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन बेटा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस फॉर्म्स H2O गैस। और मैं एक लिख देता हूं डेटा। इस केस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -285.8 किलो कैलोरी किलो जूल पर मोल, और इस केस में है -242 किलो जूल पर मोल। अब देखो बेटा, ये दोनों रिएक्शन जो हैं बिल्कुल सिमिलर है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। बताओ, दोनों में रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, बस अंतर कहां पे आ रहा है? इस केस में वाटर लिक्विड स्टेट में है और इस केस में वाटर किस स्टेट में है? गैसेस स्टेट में है। और जब स्टेट चेंज हुआ तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी देखो चेंज हो गया। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको याद नहीं करना है कितनी वैल्यू होगी, ये बस मैंने आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव ले दिया। यू नीड नॉट लर्न ऑल दिस वैल्यू। अब देखो, हमें ये बात एहसास हो रहा है कि जब वाटर लिक्विड स्टेट में बन रहा है तो हीट रिलीज ज्यादा हो रही है, 285 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है, ज्यादा हीट रिलीज हो रही है। लेकिन जब वाटर गैसियस फॉर्म में बन रहा है तो हीट रिलीज कम होती है, 242 किलो जूल। माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। माइनस साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि हीट रिलीज हुई है। तो लिक्विड वाटर बनने में हीट रिलीज ज्यादा हुई है, गैसियस वाटर बनने में हीट रिलीज कम हुई है। आप सर इसको याद करना पड़ेगा? अरे नहीं, आइए लॉजिक से समझते हैं। देखो बेटा, मैं ग्राफ से समझाता हूं आपको, देखो समझो। देखो, ये मान लो पोटेंशियल एनर्जी है, ये अगेन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ठीक है बेटा। बताओ, लिक्विड और गैसियस वाटर में ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, लिक्विड और गैस में? बताओ, गैस की एनर्जी ज्यादा होती है ना लिक्विड से, लिक्विड की एनर्जी ज्यादा होती है ना सॉलिड से। तो वाटर गैस की एनर्जी ज्यादा होगी, लिख देता हूं, और वाटर लिक्विड की एनर्जी कम होगी कंपैरेटिवली। रिएक्टेंट क्या था आपका? रिएक्टेंट आपका था H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। तो आप अच्छा, ये मान लो 1, ये मान लो 2। तो अगर H2 और O2 से आप H2O गैस में जाओगे तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी होगी? ये मान लो केस 1 का हो गया। और अगर लिक्विड वाटर में जाओगे तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताओ केस 2 वाला होगा कि नहीं, बताओ। ठीक है, तो इसका मतलब लिक्विड वाटर बनने में एनर्जी रिलीज क्या हुई? ज्यादा हुई, क्योंकि लिक्विड वाटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? गैसियस वाटर से कम है। समझ में आ गया? इजी, कोई दिक्कत तो नहीं है? श्योर? चलिए आइए, ठीक है। चौथा, एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। कैसे, जरा समझिएगा। जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन आपको ये दी, कार्बन मान लो ग्रेफाइट के फॉर्म में प्लस O2 गैस बना CO2 गैस। और दूसरे केस में यही मैंने कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में ना लेकर डायमंड के फॉर्म में ले लिया। ग्रेफाइट का जब कंबशन होता है बेटा, तब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -393.5 किलो जूल पर मोल, जबकि डायमंड के केस में इट इज -399.5 किलो जूल पर मोल। तो आप देख रहे हो सब कुछ सेम है, बस एलोट्रोपिक फॉर्म का अंतर हुआ। कार्बन यहाँ पे ग्रेफाइट के फॉर्म में, यहाँ पे डायमंड के फॉर्म में है। ग्रेफाइट का कंबशन करने पर बेटा हीट रिलीज कम हुई है, और जबकि डायमंड का कंबशन करने पर हीट रिलीज ज्यादा हुई है। आइए लॉजिकली समझते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, उसको आप लोग दिमाग में रख लेना। क्या? ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख दे रहा हूं।
graphite is thermodynamically most stable फॉर्म ऑफ कार्बन। ये बात रख लो, ग्रेफाइट जो है वो थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? डायमंड नहीं, ग्रेफाइट, दिमाग में बैठा लो। अब अगर ये कॉन्सेप्ट मेरे पास है देन आई कैन सॉल्व दिस अगेन। समझो, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या टाइम, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल तो ग्रेफाइट मान लो यहाँ पे है। डायमंड इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल तो डायमंड की एनर्जी ज्यादा होगी। प्लस O2 प्लस O2 क्या बनाना है? CO2 गैस। रिएक्शन एक्सो है ना, एनर्जी रिलीज ही होगी ना। तो डायमंड से जब हम CO2 में आएंगे बेटा तो हीट रिलीज ज्यादा होगी, और ग्रेफाइट से CO2 में आने पर हीट रिलीज कम होगी। मान लो ये 1 है, ये 2 है। दिस इज द हीट रिलीज इन द केस ऑफ ग्रेफाइट विच इज 1। दिस इज द हीट रिलीज इन केस ऑफ डायमंड विच इज 2। तो ऑब्वियस सी बात है हीट रिलीज डायमंड में ज्यादा होगी जब डायमंड का हम कंबशन करेंगे। मेक श्योर इन सभी थॉट प्रोसेस को आप दिमाग में बैठाओ, इनको रखो, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। मेरा बस पर्पस यही है कि मैं सारी चीजें आपको बताऊं, इनको आप ध्यान से पढ़ो समझो, तो ट्रस्ट मी जो भी आपके मॉड्यूल में सवाल हैं वो मूव करेंगे स्मूथ एज बटर, मक्खन की तरह चलेंगे। बस आप चीजों को पढ़ो समझो, ईमानदारी से आप नोट्स बनाओ। ठीक है, थोड़ी कोशिश मैं कर रहा हूं, थोड़ी कोशिश आप भी करिए। ठीक है बेटा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पांचवा फैक्टर, पांचवा फैक्टर जो हीट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है वो होता है टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर की डिपेंडेंसी हीट ऑफ रिएक्शन पे पढ़ने के लिए एक इक्वेशन आती है, क्या? किरचॉफ्स इक्वेशन। जो बच्चे 12th में है वो चैप्टर पढ़ते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे किरचॉफ्स लूप लॉ भी आता है ना। ये वही किरचॉफ साहब है लेकिन केमिस्ट्री में उनका एप्लीकेशन। अब किरचॉफ्स इक्वेशन की आवश्यकता कब पड़ती है? जैसे मान लो कोई रिएक्शन दिया है आपको R गोस टू P। मान लो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है डेल्टा H1 एट टेम्परेचर T1। सपोज करो आई चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2। अब मैं पूछूं बताओ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? तो टेम्परेचर चेंज करने पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होती है, यही कौन गवर्न करता है? किरचॉफ्स इक्वेशन। और किरचॉफ्स इक्वेशन इज वेरी इजी। ये क्या होता है बेटा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट T2 माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट T1 अपॉन T2 minus T1 is equals to delta Cp of reaction. Delta HR at T2 enthalpy of reaction at T2, delta HR at T1 enthalpy of reaction at T1, T2 T1 टेम्परेचर है, डेल्टा Cp क्या है? चेंज इन Cp ऑफ रिएक्शन। डेल्टा Cp कैसे निकालेंगे? तो मान लो कोई रिएक्शन है AA प्लस BB गोस टू CC प्लस TD। डेल्टा CPR क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा C टाइम्स C का CP। पहले 1 मिनट, थोड़ा मैं सही से बता देता हूँ। डेल्टा Cp बेसिकली क्या होता है? इट इज द समेशन ऑफ Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ Cp ऑफ रिएक्टेंट। तो इस केस में हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा Cp ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा C टाइम्स Cp ऑफ C प्लस D टाइम्स Cp ऑफ D। रिएक्टेंट का हो गया, समझ रहे होगे मेरी बात, माइनस A टाइम्स Cp ऑफ A प्लस B टाइम्स Cp ऑफ B। तो डेल्टा Cp समेशन ऑफ Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ Cp ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, ये तो आपने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंथैल्पी चेंज। और अगर इंटरनल एनर्जी के चेंज को नापना है तो डेल्टा U ऑफ रिएक्शन एट T2 माइनस डेल्टा U ऑफ रिएक्शन एट T1 अपॉन T2 माइनस T1। जरा देखो तो, एंथैल्पी इज एट कांस्टेंट प्रेशर तो Cp आया। U क्या होता है? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ क्या आएगा? डेल्टा Cv। और डेल्टा Cv क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ Cv ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ Cv ऑफ रिएक्टेंट। समझ गए होगे? डेल्टा Cv ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? C टाइम्स Cv ऑफ C प्लस D टाइम्स Cv ऑफ D
माइनस ए टाइम्स सी वी ऑफ ए प्लस बी टाइम्स सी वी ऑफ बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऑफ कोर्स जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो चीजें हमारी और भी ज्यादा क्लियर होंगी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा आप लोगों को? श्योर? समझ में आ गया? चलिए ठीक। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू बेटा।